Welcome to everyone at Challenger Point Institute YouTube चैनल। आप सभी बच्चों के लिए सीटेट 2020 पर्यावरण का विषय हम आपके लिए लेकर के हाजिर हैं। अभी तक जो क्लास हम करवा रहे हैं वो कक्षा 3, 4 और 5 की पर्यावरण की एनसीईआरटी पर बेस्ड है। यहाँ से आपके सीटेट में 30 में से 15 सवाल सीधे पूछे जाते हैं। विगत वर्षों में जो भी परीक्षाएं हुई होंगी उनके पेपर को आप उठा करके देख लीजिएगा। अगर आप इस कहानी को बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो इनसे पूछे जाने वाले सभी सवाल का जवाब आप बहुत आसानी से बना पाएंगे। अब तक इसके हम 2 वीडियोस बना चुके हैं, हमारे YouTube के प्लेलिस्ट में है, उसे आप जा करके देख लें। आज इसका तीसरी क्लास हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जिसका पहला टॉपिक है कहानी सपेरों की। बच्चों, मैं आपको बताऊं, राजस्थान में एक जनजाति पाई जाती है जिसे बोलते हैं कलबेलिया। और एक कलबेलिया जो जनजाति है इस सांप को पालती है। और इन्हीं कलबेलिया जनजाति के द्वारा जो है सांपों का इन्हीं कलबेलिया जनजाति के द्वारा जो होता है एक नृत्य किया जाता है जिसे बोलते हैं कलबेलिया नृत्य। और एक कलबेलिया नृत्य जो होता है महिलाएं को द्वारा किया जाता है। और महिलाएं इसमें एक विशेष प्रकार का पोशाक भी पहनती हैं। पोशाक जो पहनती हैं सर पे ओढ़नी भी रखती हैं। पोशाक का ऊपरी भाग जो होता है उसे अंगरखा बोलते हैं, निचले भाग को लहंगा बोलते हैं। निचले भाग का मतलब है कमर के नीचे का जो हिस्सा होता है उस पर लहंगा बोलते हैं, और कमर के ऊपर का जो भाग होता है उसे एक अंगरखा बोलते हैं। और ये पोशाक जो होते हैं अधिकांशतः लाल और काले रंग में हुआ करते हैं। इस नृत्य के दौरान वाद्य यंत्र भी एक कुछ बजाते हैं, जिनमें कुछ प्रमुख वाद्य यंत्र हैं बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल। ढोल को छोड़ करके जो बीन, तुम्बा और खंजरी है ये सूखी लौकी के बने हुए होते हैं। एक कलबेलिया जनजाति जो होती है इनका सबसे बड़ा धन सांप ही माना जाता है। इनके पास जितने ज़्यादा सांप होते हैं वो उतना धनवान माने जाते हैं। यहाँ तक कि अपनी बेटी की शादी में भी सांप को ही दहेज देते हैं। भारत में प्रमुखतः 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिनमें कोबरा, करइट, अफाई, रसेल वाइपर या दुबुइया है। सांप जब किसी व्यक्ति या जानवर को काटता है तो उसके 2 खोखले दांत होते हैं। उन्हीं दोनों खोखले दांत में विष भरा हुआ होता है। उसी से उस व्यक्ति के शरीर में उस जहर को डाल देते हैं, जिससे कि व्यक्ति के जीवन का खतरा बढ़ जाता है। तो अगर ऐसी हालात में किसी को सांप वगैरह काटता है तो उन्हें एक दवा पिलाई जाती है जिसे बोलते हैं सीरम। वो जहर को थोड़ा कम कर देती है। बहरहाल आज हमारे सरकारी अस्पताल वगैरह के अंदर इसके एंटीटोड भी तैयार किए गए हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को सांप वगैरह काटे तो इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, उसे सीधे चिकित्सालय जाना चाहिए। आपको एक और बात बतलाते हैं, एक होती है नाग गुम्फन। नाग गुम्फन जो है एक तरीके की रंगोली या कढ़ाई है। ये अधिकांशतः सौराष्ट्र के अंदर, गुजरात के सौराष्ट्र के अंदर या दक्षिणी भारत में प्रयोग की जाती है। इसमें क्या होता है, दीवालों वगैरह पर सांप के चित्र बनाए जाते हैं या कपड़ों वगैरह पर सांप की कढ़ाई की जाती है। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि नाग गुम्फन क्या है तो बता दीजिएगा यह एक रंगोली या कढ़ाई है जिसमें सांपों का चित्र बनाया जाता है। तो आशा करता हूं कि इतना जो सांप का टॉपिक था आपको विधिवत समझ में आ गया होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का चलते हैं, जिसे हम बोलते हैं ओक ट्री। याद रखिएगा, ये ओक ट्री जो होता है इनकी बहुत ढेर सारी प्रजातियां हैं। मान के चलो लगभग इनकी 400 से 500 प्रजातियां होती हैं। अलग अलग तरीके के इनके वृक्ष होते हैं। लेकिन हम लोगों की किताब में जो ओक है एनसीईआरटी की, उसमें जिस पेड़ की बात है, जिस प्रजाति की बात है, उसकी हम आपके साथ चर्चा करने चल रहे हैं। तो ओक जो होता है डेजर्ट एरिया में पाया जाने वाला एक पेड़ है। डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान एरिया में, अधिकांशतः ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है। लगभग 10 से 12 फीट ऊंचा एक पेड़ होता है। अगर मीटर में बोलें तो लगभग 4 मीटर की ऊंचाई का यह एक पेड़ होता है। हमेशा याद रखिएगा लगभग 3 फीट में 1 मीटर बना करते हैं। इसकी जड़ें जो होती हैं लगभग इसका 30 गुना ज़्यादा होती हैं। अगर यानी कोई पेड़ अगर 10 है
तो उसकी जड़ें 300 फीट होंगी। अगर कोई पेड़ 10 फीट ऊंचा है तो उसकी जड़ें 300 फीट नीचे तक गई होंगी, गहरी होंगी, जो पूरी तरीके से पानी तक गई होती हैं और वो पानी को इतना सोख लेती हैं कि अपने तने में पानी को स्टोर करती हैं। जब किसी व्यक्ति वगैरह को प्यास लगती है और उसे पानी दूर दूर तक नहीं मिलता है तो वो एक पतली पाइप ले लेता है और उस तने में किसी कील से छेद करके पतली पाइप उसमें डाल करके उससे उस पानी को खींच करके अपनी प्यास को बुझा लेता है। चलिए, आज का पॉइंट नंबर 3। आई होप आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। अगर हमारी क्लास आपको समझ में आ रही है तो आप सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादातर फैला दीजिएगा। जितने भी लोग आपके जानने पहचानने वाले हैं सभी को ये वीडियो मिल सके और सभी अपनी तैयारी को बखूबी अंजाम दे सकें, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी पहचान है। तीसरी पौधे की आज बात करता हूँ जिसे बोलते हैं निफेंथिस या घटपर्णी या शिकारी पौधा या मांसाहारी। इन नाम में से किसी भी नाम से बुला सकते हो, चाहे वह शिकारी पौधा कहो, चाहे घटपर्णी कहो, चाहे निफेंथिस कहो, चाहे मांसाहारी पौधे कहो। बच्चों, यह एक प्रकार का ऐसा पेड़ होता है, यह एक तरीके के शाक है। शाक का मतलब समझते हो, जो लताएं होती हैं जिसके किसी माध्यम से किसी को पकड़ करके चढ़ा करते हैं ऊपर। तो ये जो बने हुए होते हैं ये पेड़, इनमें क्या होता है कि एक जो हमारा घड़ा होता है लंबे घड़े के आकार के होते हैं और इसका जो ऊपर का बॉर्डर तो बहुत चिकना हुआ होता है और अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है और उसकी पत्तियां उस पर ढक्कन के रूप में हुई होती हैं। अब क्या होता है कि इसकी पत्तियां वगैरह से एक विशेष प्रकार की खुशबू आया करती है। तो वो खुशबू जो होती है किसी कीड़े मकोड़े को अपनी ओर आकर्षित करती है और कोई कीड़ा मकोड़ा जब आकर के इस पर बैठता है तो इसकी जो ऊपर के चारों ओर के जो बॉर्डर्स होते हैं वो बहुत चिकने हुए होते हैं और अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं। तो अब क्या होता है, कोई बैठता है तो फिसल करके अंदर चला जाता है। तो अंदर जो होता है उसमें एक तरीके से अम्ल होता है, पानी भरा हुआ होता है जो एक तरीके से अम्लीय है और उसमें जाकर के वो पूरी तरह से डूब जाता है और मर जाता है और धीरे धीरे डाइजेशन भी वो पेड़ पौधे इस तरीके से कर लेते हैं। तो इनमें जैसे कि आप कह सकते हो कि मेढक वगैरह हो गए, छोटे चूहे हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, इस टाइप के इन चीज़ों को ये बिल्कुल अपने आप में खा लेता है। चलिए आगे चलते हैं आज का पॉइंट नंबर 4, वेलक्रो ट्री। वेलक्रो के बारे में, तो वेलक्रो कोई ट्री नहीं है, बहरहाल यह एक प्रकार के छोटे छोटे वीज है। मैं इसकी भी कहानी आपको बता रहा हूँ। स्विट्जरलैंड के एक इंजीनियर थे जिनका नाम था जॉर्ज मिस्ट्रल। ये सुबह अपने कुत्ते के साथ सैर पर गए हुए थे। सैर पर से जब वापस लौट करके आते हैं तो देखते हैं कि इनके कपड़े पर ढेर सारे छोटे छोटे बीज चिपके हुए हैं। इनके कुत्ते पर भी वे बीज लगे हुए थे। तो उसको देखते ही इन्होंने सोचा ऐसा क्या है जो ये पकड़े हुए हैं, जुझला करके उसको निकाल रहे हैं, वो जल्दी से निकल ही नहीं रहा है, जुझला करके झाड़ रहे हैं कपड़े वगैरह को, जल्दी गिर ही नहीं रहा नीचे। तो उन्होंने क्या किया, तो तुरंत अब देखा नग्न आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा क्या है जिसकी वजह से पकड़ा है। तो उन्होंने अपना माइक्रोस्कोप लाया और माइक्रोस्कोप लेकर के देखा तो उनमें बहुत छोटे छोटे हुक की तरीके से बने हुए थे जो उनके कपड़े को बहुत तेज़ी से पकड़े हुए थे। तो इसी को देख करके ही उन्होंने वेलक्रो डिज़ाइन किया। तो वेलक्रो आपको समझ में आ गया होगा कि जो सैंडल वगैरह बनी होती है, बैग वगैरह, पर्स वगैरह जो होते हैं, उनमें देखे होंगे कि उसको बंद करने के लिए एक जो बनाया होता है उसको वेलक्रो बोलते हैं, जो दो आपस में चिपक जाते हैं, जब आप खोलते हो तो चर की आवाज़ आती है। तो आशा करता हूँ ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, बूंद बूंद दरिया दरिया। तो आपको मैं बता दूं, राजस्थान के अंदर एक जिला है जैसलमेर। यहाँ पे 650 साल पुराने राजा घड़सी जी ने तालाब बनवाया था जिसका नाम रखा गया घड़सीसर, क्योंकि घड़सी ने बनवाया था और सर का मतलब तालाब होता है, उन्हीं के नाम पर इस तालाब का नाम पड़ गया घड़सीसर तालाब। एक घड़सीसर तालाब जो था इसमें 9 तालाब आपस में एक दूसरे से मिले हुए थे और इनमें से जब पहले तालाब का पानी फुल हो जाता था तो ओवरफ्लो होकर के दूसरे में जाता था, दूसरा भर जाता था तो ओवरफ्लो होकर के तीसरे में जाता था। इसी प्रकार वो सभी सीक्वेंस में लगे हुए थे और इनमें मीलों तक की दूरी का पानी इकट्ठा हुआ करता था, हुआ होता था बरसात में, ऐसा उसका इन्होंने आकार दिया था। जिससे क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान के जैसलमेर वगैरह में ज़्यादा बरसात नहीं होती, बरसात के सीज़न में ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 दिन ही बरसात होती है, तो पानी का अभाव हो जाता था। तो तालाब जब होता था तो ये बरसात में पूरी तरीके से भर जाता था तो पानी का अभाव नहीं होने पाता था। आसपास की एरिया में पानी वो मिट्टी सोख लेती थी जिसकी वजह से कुएं वगैरह में पानी हो जाता था, उपजाऊ हो जाती थी मिट्टी वगैरह। तो अगर इस तरीके के तालाबों वगैरह को अगर देखा जाए तो आपको अल बरूनी की किताबुल हिंद या तहकीक हिंद में आपको इन किताबों का अध्ययन मिल जाएगा, जो कि आपको पता हो उज्बेकिस्तान से भारत आए हुए थे।
कहाँ से आए थे? उज़्बेकिस्तान से भारत। सीटेट में ये पूछा भी गया है कि अल-बरूनी भारत में कहाँ से आया हुआ था? उज़्बेकिस्तान। है क्या? इतिहासकार है, जिसमें इनके तालाब वगैरह का अध्ययन मिल जाएगा। इन्हीं की किताब में आपको ये भी मिल जाएगा कि जो पहले कुएँ वगैरह बना करते थे, उस कुएँ के चारों ओर चबूतरा बना हुआ होता था और उसपे सीढ़ियाँ बनी होती थी। ऊपर जाने के लिए दूसरी सीढ़ी होती थी, नीचे उतरने के लिए दूसरी सीढ़ी होती थी। तो कभी उसपे बड़ा ट्रैफ़िक नहीं होने पाता था। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के कुएँ से पानी वगैरह भरा करते थे। हुआ क्या कि जब धीरे धीरे लोगों की ज़रूरतें पूरी होने लगी, बरसात प्रॉपर होने लगी, तो लोगों ने धीरे धीरे कुएं को भूल गए। तो एक बार ऐसा फिर हुआ कि पूरे कुएं तो सारे बंद हो चुके थे, मतलब तालाब तो सारे पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुके थे, कूड़े करकट से ढेर से एकदम फट चुके थे। बरसात हुई नहीं, पानी की आभा हो गई। तो सभी लोगों ने फिर से मिल करके क्या किया कि चंदा लिया, आपस में सब लोगों ने चंदा दिया। फिर उसमें लगभग 200 ट्रक का कूड़ा करकट भरा हुआ था, उसको निकाला, निकाल करके दोबारा उसे किया। फिर बरसात हुई, पानी भरा, फिर धीरे धीरे बरसात होने लगी, लोगों ने फिर से उसे भुला दिया। बावड़ी क्या होती है इसे भी समझ लीजिएगा। बावड़ी जो होता है एक सीढ़ीदार तालाब होता है। आपने देखा होगा कभी, अब तो बहरहाल ऐसे तालाब बहुत कम दिखते हैं, कि बड़ा सा पक्का तालाब होता था, उसमें सीढ़ी बनी हुई होती थी। तो आदमी क्या होता था कि पानी तक की सीढ़ी उतर करके पानी तक जाता था और आराम से पानी को भर करके निकल आता था। पहले के दौर में लोग बड़ी लंबी लंबी यात्राएं किया करते थे, प्यासे हो जाते थे, उन्हें पानी कहाँ मिले, तो इस तरीके से अब तो है नहीं कि सब आदमी रस्सी लेकर के चले, ठीक है, बाल्टी लेकर के चले कि जहाँ कुआं मिलेगा वहाँ से पानी भर लेंगे। इस तरीके से तालाब हुआ करते थे, तो लोग आसानी से पानी तक पहुँच करके पानी वगैरह को पी लेते थे जा करके। तो उसी को वो लोग बावड़ी बोलते थे। ऊपर से उसे ढक वगैरह भी देते थे, जिससे कि उसमें कोई कूड़ा करकट ना पड़ने पाए। तो आपको बता दूं, जल के इंतज़ाम से या जल की व्यवस्था करने के लिए एक तरुण भारत संघ नामक एक संस्था बनी थी, जिसके बनाने वाले थे राजेंद्र जी थे। और इसीलिए भारत का जल पुरुष राजेंद्र जी को ही कहा जाता है। और दड़की माई के बारे में भी सुना होगा। अगर आपने नहीं जानते दड़की माई के बारे में, तो मैं बतला दूं। दड़की माई जो थी राजस्थान के अलवर जिले की थी। इन्होंने तरुण भारत संघ के साथ मिलकर के अपने गांव में तालाब बनवाया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज अगर देखोगे कई जगह ऐसा है जो पानी से जुड़े हुए कई रीति रिवाज हैं, कई त्यौहार और जश्न मनाए जाते हैं। उसी में उत्तराखंड के अंदर की भी एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ कि उत्तराखंड में जब दुल्हन वगैरह कोई आती है, तो उस दुल्हन को तालाब वगैरह के पास ले जाते थे, वहाँ वो अपना सिर झुकाती थी। लेकिन आजकल फैशन के दौर में शहर वगैरह के अंदर तालाब वगैरह का भी बड़ा अभाव है। तो ऐसी सिचुएशन में कोई नई दुल्हन आती है, तो नल वगैरह जहाँ होता है वहाँ ले जा करके उससे पूजा वगैरह करवाते और वहाँ जा करके वो पूजा वगैरह करती है। आशा करता हूँ ये पॉइंट भी आपको बखूबी समझ में आ गया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। कुछ और बातें मैं आपको बतला देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। सब परीक्षा ओरिएंटेड है बेटा। अगर पूछे भारत में मिर्ची कहाँ से आई, तो याद रखिएगा भारत में मिर्ची जो आई पुर्तगालियों ने लाया था। किसने लाया था? पुर्तगालियों ने लाया था दक्षिणी अमेरिका से। और मिर्ची के साथ उन्होंने टमाटर भी यहीं से लाया था, आलू भी यहीं से लाया था। और यही पुर्तगालियों ने अफ्रीका से भारत के अंदर काफ़ी और भिंडी लाई थी, यूरोप से गोभी और मटर लाए थे, असम से चाय लाए थे, चीन से सोयाबीन लाए थे। वैसे पहले अमेरिका से आया था सोयाबीन, उसके बाद चीन से आया था इन पुर्तगालियों के द्वारा। तो ये भी चीज़ जानते रहना, क्योंकि यहाँ से भी सवाल पूछा गया कि भारत में भिंडी कहाँ से आई, भारत में कॉफ़ी कहाँ से आई, गोभी कहाँ से आई, मटर कहाँ से आई। तो अब आपको समझ में आ गया। दक्षिण अमेरिका से बच्चों मिर्ची, टमाटर और आलू, अफ्रीका से काफ़ी और भिंडी, यूरोप से गोभी और मटर, असम से चाय, चीन से सोयाबीन। ये आप जानते रहना, आपकी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मधुबनी। मधुबनी जो है बिहार में एक ज़िला है मधुबनी। वहाँ पर एक पेंटिंग बनाई जाती है, या एक कह सकते हैं एक तरीके से पेंटिंग ही है, उसी को बोलते हैं मधुबनी। और यह पेंटिंग जो बनाई जाती है, डिज़ाइन जो बनाई जाती है, चित्रकारी जो की जाती है, चावल के आटे से बनाई जाती है। और इसमें जो रंग मिलाए जाते हैं, और रंग में नील, हल्दी व फूल पेड़ों के रंग का इस्तेमाल किया जाता है। किसी प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल इस रंग को बनाने के लिए नहीं किया जाता है। और इसमें जो ये लोग चित्र बनाते हैं, उस चित्र में इंसान का भी होता है चित्र, जानवर का भी होता है, पेड़ का होता है, फूल पत्तियों का होता है, मछलियों का होता है, अन्य जीव जंतुओं के भी वो लोग चित्र बनाया करते हैं। तो एक बात और बतलाता हूँ, उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है, केरल के अंदर केले के फूल की सब्जी बनाई जाती है, महाराष्ट्र के अंदर सहजन के फूल की सब्जी बनाई जाती है। गुलदाउरी और जीनिया ऐसे दो फूल हैं जिनका प्रयोग रंग बनाने के लिए किया जाता है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला जो है इत्र के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ पर इत्र के साथ साथ गुलाब जल, केवड़ा,
आदि भी तैयार किया जाता है। आशा करता हूँ आज की क्लास आप लोगों को बहुत बेहतर समझ में आई होगी। इतना एक बार पूरी क्लास को सुन करके फीडबैक अवश्य दीजिएगा। आज हम आपसे विदा लेते हैं, अगली क्लास में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए।